जय हिंद एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है पेट्रोटिक आईएएस में। ये है हमारा आईएएस पीसीएस वाला डेली करंट अफेयर्स। आज 29 ऑफ अप्रैल, आज के नियर अबाउट 9 टॉपिक है जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है फ्रॉम द फ्रंट पेज, एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्रेडिटेशन स्टेटस फेस रिव्यू टेस्ट दिस वीक आफ्टर द बीइंग ऑन द होल्ड इन 2023। तो यहाँ पे देखिएगा कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, ये यूएन रिकॉग्नाइज बॉडी है जो इनको रेटिंग देती है ह्यूमन राइट कमीशन को। और ए एंड बी रेटिंग होती है, उसमें रेटिंग से इनका इम्पैक्ट आता है। जो वोटिंग राइट्स होता है हमारा ह्यूमन राइट काउंसिल में या ह्यूमन राइट जनरल असेंबली में, उसको इम्पैक्ट करता है। इंडिया को बी डिग्रेड कर दिया था क्योंकि इंडिया के ह्यूमन राइट कमीशन में ऐसा आरोप लगाया गया था कि यहाँ पे गवर्नमेंट बॉडीज जो है गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं और पुलिस पर्सनालिटी है जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि मैक्सिमम जो ह्यूमन राइट वायलेशन होता है वो पुलिस, आर्मी, सिक्योरिटी पर्सनल एज गवर्नमेंट के खिलाफ ही होता है। तो अगर उन्हीं के लोग इसमें हैं तो वो उसका इन्वेस्टिगेशन जस्ट तरीके से, अनबायस तरीके से नहीं हो पाएगा। तो देखिएगा ये जीएस पेपर 2 में जो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है वहाँ पे ह्यूमन राइट कमीशन आता है। तो एक बार मैं आपको शो करता हूँ, ये जीएस का सिलेबस है। यहाँ पे जो स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी बॉडीज है, वेरियस जुडिशियल बॉडीज, उसमें ये आता है। तो यू शुड नो, ओके। ये क्लियर होगा आप लोगों को। स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी बॉडीज यहाँ पे, एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी। तो हम अभी देखते हैं, ये जीएस पेपर 2 का पार्ट है, ओके। देन वी विल सी दैट India's import from the China rise to 101 billion while export has stagnated into the last 5 years। 4-5 years में हमें लग रहा था कि इंपोर्ट घटा है, एक्सपोर्ट बढ़ा है, लेकिन उल्टी बात है। जो हमारा इंपोर्ट है वो 101 बिलियन है और चाइना इस समय डोमिनेंट है। नियर अबाउट 15% ऑफ द इंडिया इंपोर्ट जो है वो चाइना से है। तो ये सिर्फ इकोनॉमिक इंटरेस्ट के खिलाफ ही नहीं है, ये हमारा जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, क्योंकि चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, कभी भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन एराइज हो सकता है। ऐसे में हम देखते हैं कि ये इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से तो पढ़ेंगे ही। जो इंडिया का डिपेंडेंसी है, अभी आत्मनिर्भर भारत हम बोल रहे थे, आत्मनिर्भर भारत यहाँ पे नहीं सक्सेस हो रहा है क्योंकि इंपोर्ट बढ़ा है। और हमें लगता था सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में इंपोर्ट ज़्यादा है, लेकिन हम देखेंगे कि और भी एरिया में इंपोर्ट्स ज़्यादा है। तो इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ेंगे इसको, इंडिया चाइना रिलेशन के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ेंगे। तो ये ओवरलैपिंग एरिया है और मेंस स्पेसिफिक होगा हमारा डिस्कशन। फिर हम देखेंगे कि एंटी साइक्लोन का कंडीशन है, उसका हीट वेव से क्या लेना देना है। और उसी में हम जो स्टर्ली जेट होता है जिसका कि मानसून फॉर्मेशन, मानसून ऑनसेट में काफ़ी डोमिनेंट रोल होता है, तो उसको देखते हैं कि कैसे इम्पैक्ट करता है। तो ये हमारा मेंस के पर्सपेक्टिव से होगा क्योंकि एनालिसिस अभी भी इस पे जा रहा है। कंबस्शन में जो प्रोसेस होता है, जो हम देखते हैं कि फ्यूल कंबस्शन, जो इंटरनल फ्यूल कंबस्शन होता है, जो हमारी कार होते हैं, जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, उसमें यही प्रोसेस होता है। इसका बेसिक साइंस पढ़ेंगे। इसमें जो रिलीज होता है उसका ग्लोबल वार्मिंग पे क्या इम्पैक्ट है, उसको एक बार हम बेसिक साइंस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो गया, प्रीलिम्स, ओके। तो प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कंबस्शन जो होता है इंटरनल, उसमें ग्रीन हाउस का क्या रोल है। ए 3 डायमेंशन व्यू ऑन द इजराइल ईरान क्राइसिस। हमने देखा है कि अभी कंटिन्यूअसली इजराइल का अटैक हुआ कि ईरानियन इंटरेस्ट पे, ईरान पलट के इन पे अटैक किया, फिर इधर से अटैक हो रहा है। उसमें देखेंगे कि यूएस का भी रोल है, कैसे रोल है, कैसे ये 3 डायमेंशनल व्यू इस पे हम एक बार देखेंगे। तो ये अगेन मेंस पर्सपेक्टिव से हो जाएगा, थोड़ी सी क्लियरिटी होगी। ऑलरेडी ये इशू काफी न्यूज में है, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसीलिए जितना भी पर्सपेक्टिव आएगा, जितने तरीके से, जितने डायमेंशन से एनालिसिस हो, हम उसको करेंगे। इनइक्वालिटी कैन नो लॉन्गर बी इग्नोर्ड। तो यहाँ पे देखिएगा कि इनइक्वालिटी जो हमने देखा है कि द वे इनइक्वालिटी इज परसिस्टेंट। हमने देखा कि डिफरेंट रिपोर्ट आया है, उसमें ऐसा हुआ है कि 1% ऑफ द टॉप इंडियंस जो है उनके पास 22% इनकम जनरेशन है। जो इनकम है उनका, अगर 100 रुपए लोग कमा रहे हैं, 1% जो टॉप है वो 22 रुपए कमा रहे हैं 100 में से। और जो बचे हुए 99 लोग हैं वो नियर अबाउट 78 रुपीज के आसपास कमा पा रहे हैं। तो ये हम देखेंगे कि इनइक्वालिटी कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। तो मेंस जो इकोनॉमी का पार्ट है, इनइक्वालिटी के अंडर से ये टॉपिक है, उसमें हम इसको डिस्कस करते हैं। देन वी विल सी दैट टुवर्ड्स द ग्रीन ग्रोथ, टुवर्ड्स द
ग्रीन ग्रोथ। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो आरबीआई है वो जो इकोनॉमी में इन्वायरमेंटल फैक्टर है, जो सस्टेनेबिलिटी पार्ट है, उसको भी अब कंसीडर करेगी। सिर्फ अभी तक हम देखते थे कि ग्रोथ एंड हम इन्फ्लेशन पे फोकस करते थे, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी इस पे डिपेंडेंट होती थी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, या एशिया का जो सेंट्रल बैंक है, जिस तरीके से वो इन्वायरमेंटल फैक्टर को भी लेते हैं, वो अब इंडिया का आरबीआई भी देखेगा। तो एक पॉजिटिव वे में ये जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी और इन्वायरमेंट दोनों का ओवरलैपिंग एरिया है। Then we will see that making space for migrant in manifestos। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो एनालिसिस है बीजेपी का और कांग्रेस, जो दो मेन पार्टी हैं इंडिया में, उनके मैनिफेस्टो को एनालिसिस किया गया है और राइटर्स ने देखा है कि क्या दिया गया है इसमें। जो हमारे माइग्रेंट्स वर्कर हैं उनके लिए आप क्या कर रहे हैं, कितना प्रॉमिस है, अभी तक क्या हुआ है, तो इस पे एक डीप एनालिसिस है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। माइग्रेंट जो होते हैं वो वल्नरेबल सेक्शन होते हैं, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह, नए जगह पे जाते हैं, उनका वहाँ कोई जानने वाला नहीं होता है, न घर होता है। जॉब के लिए जाते हैं, वहाँ पे उनका पेट के लिए जाते हैं, और वहाँ पे हम देखते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमें कोई जानने वाला नहीं होता है, न्यू, न घर है न कुछ। वहाँ पे हम रेंट, जब हम जाते हैं रेंट लेने घर के लिए, तभी से एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो जाता है। जो एजेंट आएगा वो अपना पूरा वो बताएगा कि हमें इतना शेयर चाहिए, इतना कमीशन चाहिए। आप जाएंगे तो फिर जो ओनर है वो आपको बहुत से कंडीशन बताते हैं और आपको मानना पड़ता है, क्योंकि आप वहाँ पे मजबूर हैं, आप वहाँ पे वीक हैं। तो ये देखिएगा कि इसके लिए जो हमारी मेन पॉलिटिकल पार्टी है क्या क्या प्रॉमिस कर रही है, उस पर एनालिसिस करेंगे। तो मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जीएस पेपर 2 में जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, यहाँ पे एक बार मैं दिखा दूँ आपको, जीएस का ही सिलेबस ए भी है। यहाँ पे है वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वेलफेयर स्कीम फॉर द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बाय द सेंटर एंड स्टेट। तो यहाँ पे सेंटर की जो गवर्नमेंट आएगी तो वो क्या क्या करेगी, उस पर हम ये देखेंगे। Then we will see the significance of the carrier aviation। जो हमने इंडिया में सेल्फ, जो हमने खुद बनाया है, आईएनएस विक्रांत, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, समंदर के अंदर बहुत ही बड़ा शिप होता है, उस पर हम एयरक्राफ्ट रखते हैं जो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, ताकि हम नवल जो ये सी के ऊपर युद्ध हो उसमें हम काफी अपना लीड ले लेते हैं। और आजकल जो नवल सी कैरियर है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसकी काफी नीड है, वो काफी क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। तो वन बाय वन हम इन सारे टॉपिक को देखते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट पेज। जो फ्रंट पेज है, पहला न्यूज यही है कि 1 किल्ड द 3 इंजोर्ड इन मणिपुर गन फाइट। तो मणिपुर में हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली सिविल वार का कंडीशन पर्सिस्ट कर रहा है। 3 मई से ये स्टार्ट हुआ है जो सिविल वार का कंडीशन है। 3 मई को क्यों? क्योंकि उसी के टाइम पे मई में ही, अप्रैल लास्ट में, मई में पिछली साल, अब तो 1 साल होने जा रहा है, वहाँ के हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था। उस जजमेंट में हाई कोर्ट ने वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट से बोला था कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल के कुछ कोशिश कीजिए कि जो मीटीज कम्युनिटीज है, वन ऑफ द कम्युनिटी, जो वन ऑफ द ग्रुपिंग है, उनको एसटी कैटेगरी में लाया जाए। वो अभी ओबीसी में आते हैं और वो वैली में रहते हैं, वो डोमिनेंट हैं, वहाँ पे मैक्सिमम जो रिसोर्स है, मैक्सिमम जो प्रॉपर्टी है उनके पास है। तो हमने देखा कि जो कुकीज और जो हिल पे ट्राइब रहते हैं, जो ऊपर हिल साइड में रहते हैं और एक वैली साइड है, ये एक डिफिनीशन है। ओके, ये एक इनमें डिफरेंस है। एक बार मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ यहाँ पे कि क्या कंडीशन है। जैसे आप पहाड़ी एरिया में जाएंगे तो ये होता है, तो हिल वाला एरिया, यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है, और ये जो हिल वाली वैली वाली एरिया पे इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है क्योंकि प्लेन होता है। और जो हिल वाला एरिया होता है यहाँ पे रफ टेरेन होता है, यहाँ पे थोड़ा सा इकोनॉमिक एक्टिविटी कठिन होता है, कैसे भी जीना मुश्किल होता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे मीटीज हैं और जो कुकीज है वो हिल पे है, ये कमजोर है, इनके पास रिसोर्स कम है और इनके पास रिसोर्स ज़्यादा है, तो इनको ऑलरेडी ओबीसी में रखा गया था। अब इनको एसटी में ला दिया जाए तो कुकीज का कहना है जो इनका हिल का जगह है ये कैप्चर कर देंगे। ऑलरेडी इनके पास स्ट्रांग है, रिजर्वेशन इनको दिया गया। जैसे एक तरीके से देखिए, अपर कास्ट जो हिंदूज में है एंड दलित कास्ट, कि दलित कास्ट को अगर रिजर्वेशन दिया गया, अगर वो चीज़ें बराबर कर दी जाए तो जो सारी सीट्स हैं वो कहीं ना कहीं बचाना मुश्किल हो जाएगा जो दलित कम्युनिटी है। तो यहाँ पे देखिएगा कि यही फाइट यहाँ पे भी चल रहा है।
इनका कहना है कि आप अगर इनको भी एसटी में ला देंगे तो फिर रहेगा क्या, जो हमारा प्रोटेक्शन है वो डाइल्यूट हो जाएगा। उसके पास सिविल वार स्टार्ट हुआ है, नियर अबाउट अभी तक 220 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। और हम देख रहे हैं कि अभी हमने 2 दिन पहले देखा कि जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है उनके 2 जवानों का डेथ किलिंग हो गई थी, असैसिन कर दिया गया था, और कंटिन्यूअसली ये वॉर चल रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द दिस न्यूज एनालिसिस। ओके, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्रेडिटेशन स्टेटस फेस रिव्यू टेस्ट दिस वीक आफ्टर द बीइंग ऑन द होल्ड इन द 2023। यहाँ पे देखिएगा कहाँ पे मीटिंग चल रही है, जो यूएन रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है, सब कमिटी ऑन एक्रेडिटेशन of the UN recognized Global Alliance of the National Human Rights Institute। ये ग्लोबल रिकॉग्नाइज यूएन रिकॉग्नाइज बॉडी है, वो स्टेटस देती है, और स्टेटस रेटिंग के हिसाब से होता है, रेटिंग ए, रेटिंग बी। इंडिया का रेटिंग बी में लाने के लिए अभी हम देख रहे हैं कि इंडिया चाहता है कि बी से ए में आ जाए, अभी होल्ड पे रखा गया था। और क्या इसको बी में लाने के लिए क्या क्या दलीलें दी गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कहा गया कि प्रेजेंस ऑफ द police person into the human right investigation and a lack of the gender and minority representation। जो ह्यूमन राइट कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इसमें पुलिस का डोमिनेंस है, और जो वीमेन है एंड माइनॉरिटी है उनको नहीं रखा गया है। तो कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन होता है वो कमजोर, मार्जिनल और वल्नरेबल कम्युनिटी के खिलाफ होता है, और जेंडर बेसिस पे आप देखिएगा वीमेंस के खिलाफ, या जो थर्ड जेंडर हैं जैसे कि ट्रांसजेंडर, लेस्बियन, इन लोगों के साथ ज्यादा होता है, क्योंकि जो समाज है, जो सोसाइटी है, उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है, उसको एक तरीके से इट्स स्टीरियोटाइप के जैसे देखा जाता है, वीक समझा जाता है। और अगर आप इन्हीं के लोगों को आप उस बॉडी में नहीं रखते हैं तो फेयर एंड अनबायस इन्वेस्टिगेशन के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो एक तो ये है। अब अगर बी रेटिंग हो जाती है तो ये अफेक्ट करता है जो वोटिंग राइट होता है, जो वोटिंग वैल्यू होता है, ह्यूमन राइट काउंसिल हुआ या यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बॉडीज हुए, वहां पे इम्पैक्ट करेगा। इसीलिए इंडिया चाहता है कि ए रेटिंग मिल जाए। यहाँ पे देखिएगा कि कई जो इंटरनेशनल लेवल पे राइट्स ग्रुप है, जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल हुआ, ह्यूमन राइट वॉच हुआ, ये सारे लोगों ने एक लेटर भी लिखा है, बोला है कि इंडिया में जो ह्यूमन राइट कंडीशन है वो अभी अच्छा नहीं है। जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं या जितने भी सिविल सोसाइटी बॉडीज हैं उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और माइनॉरिटीज हैं उनका जो उनके खिलाफ काफी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज एंड द बिहेवियर है। ओके, अब हम देखते हैं कि इंडिया पे जो आरोप लग रहा है फेलियर टू कॉम्प्लाई विद द पेरिस प्रिंसिपल, यही जो है कि हम जो माइनॉरिटी का है कितना अनबायस तरीके से उनका स्टेक देते हैं, एंड एड्रेस द डिटीरियोरेटिंग ह्यूमन राइट सिचुएशन इन इंडिया। अभी ये बोला गया है कि जो इलेक्शन के टाइम में ये और ज्यादा बढ़ गया है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का जो ग्लोबल रिपोर्ट आया था अभी हाल ही में, वहां पे भी इंडिया में जो डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर है उसको बोला गया है कि इट्स रिपोर्ट बायस्ड एंड रिफ्लेक्टिंग ए पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया। जो इन्होंने जो रिपोर्ट दिया वो इंडिया एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि ये गलत तरीके से इन्होंने दिया है, प्रिजुडिस किया है, इन्होंने बायस तरीके से इंडिया के खिलाफ दिया है। और यूएन का जो ग्लोबल रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि माइनॉरिटी के खिलाफ यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और यहाँ की जो गवर्नमेंट एंड मेनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव है वो उनके खिलाफ ऐसा बिहेवियर है, तो उसको लेके कॉन्सर्न उन लोगों ने जताया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम कवर करेंगे, इंडियाज इंपोर्ट्स फ्रॉम द चाइना राइज टू द 101 बिलियन वाइल द एक्सपोर्ट स्टैगनेट। जो हमारा इंपोर्ट है चाइना से, हमें लग रहा था हम आत्मनिर्भर की तरफ जा रहे हैं तो ये घटा होगा, लेकिन रियलिटी ये है कि 3-4 साल पहले 2018-19 में, आज से 4-5 साल पहले ये $70 बिलियन था, इस समय $101 बिलियन है। तो 21 से 30% के बीच में जो इंपोर्ट है वो इंक्रीज हुआ है, जो आयात है, जो चाइना से सामान आ रहा है वो इंक्रीज हुआ है, और जो एक्सपोर्ट है वो सेम है 5 सालों में, ऐसा नहीं कि बढ़ा है, तो बैलेंस होता। लेकिन हम देखते हैं कि जब चाइनीज जो इंपोर्ट है वो बढ़ गया तो हमारा ट्रेड बैलेंस वो हमारे फेवर में नहीं है, चाइना के फेवर में, हमारे लिए निगेटिव है।
एक चीज और यहाँ पे देखा गया है कि अभी तक लगता था कि चाइना से हम सिर्फ खिलौने और इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल हम लाते हैं सस्ता वाला। ऐसा नहीं है, चाइना से जो इंपोर्ट है वो बहुत से इंपॉर्टेंट एरिया में है, जैसे कि मशीनरी का जो प्रोडक्ट है, केमिकल है, फार्मास्यूटिकल है, टेक्सटाइल तक में यहाँ तक हम इंपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ देखिएगा कि जो टेक्सटाइल में है 42% है क्लोथ्स एंड 40% इन द मशीनरी है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 38% ही है। तो अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि इंडिया का जो इंपोर्ट है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक्स में है, तो गलत है वो स्टेटमेंट। जो सही आंसर होगा वो होगा टेक्सटाइल में है 42%। ओके, आप देखिएगा कि टोटल जो इंडिया का इंपोर्ट 2023-24 में था वो $677 बिलियन है। इसमें से $101 बिलियन जो 15% है चाइना से है। आप सोचिए 190 से ज्यादा नेशंस है, उसमें से एक ही नेशन 15% है। आप डोमिनेंट फैक्टर देख सकते हैं। और सबसे ज्यादा दिक्कत है कि वो ऐसा नेशन है जो हमारे साथ उसका लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट है। हम देख रहे हैं कि कश्मीर का जो लद्दाख का एरिया है, जो हमारा सिक्किम का एरिया है, अरुणाचल प्रदेश का एरिया, हर जगह हम एक दूसरे से टसल में है। और ऐसे में अगर हमारी डिपेंडेंसी उस कंट्रीज पे है तो हमारा जो फ्यूचर है वो इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो और ऐसे में अगर चाइना हमारा इंपोर्ट बंद कर देता है तो हमारा जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उस कंडीशन में हम चले जाएंगे। चाइना शेयर इन इंपोर्ट यहाँ पे है सबसे ज्यादा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है 43%, मशीनरी में 39% है, एंड टेक्सटाइल क्लोथिंग 38% है। तो ये सही है। ओके, तो यहाँ पे इसको रेक्टिफाई कीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट में ही सबसे ज्यादा है और मशीनरी में उसके बाद है। ओके, लेकिन यहाँ पे तो ये दे रखा है ऑलमोस्ट। ओके, तो कहीं ना कहीं ये परसेप्शन था कि केवल इसी में है, ऐसा नहीं है, और भी एरिया में इंपोर्ट है। ओके, जो हमारा नेक्स्ट न्यूज है, एंटी साइक्लोन हैंगिंग इवन नाउ ओवर द इंडिया, लिंक वार्मिंग टू हीट। तो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन जो है उसका क्या इंपैक्ट है हीट वेव कंडीशन पे। यहां पे देखा जा रहा है कि एंटी साइक्लोनिक कंडीशन के कारण इंडिया में जो हीट वेव है वो ज्यादा इंटेंसिफाई हो रहा है। और एंटी साइक्लोनिक कंडीशन क्यों हो रहा है? क्योंकि जो इंडियन ईस्टर्ली जेट है, जेट क्या होता है? इस जेट स्ट्रीम जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका जो हायर लेवल है वहां पे, जैसे स्ट्रेटोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर का जो लास्ट वाला पार्ट है नियर अबाउट 8-9 किलोमीटर अर्थ के सरफेस से एक जो स्ट्रीम के जैसे इस तरीके से अर्थ का अगर देखें तो आप देखिएगा अगर अर्थ ये है तो अगर ऐसे एक स्ट्रीम बहती है और इसका अर्थ से जो डिस्टेंस होता है 8 किलोमीटर के अराउंड में होता है। ओके, और इसकी जो स्पीड होती है वो साउंड की स्पीड के आसपास होती है, नियर अबाउट 700-800 किलोमीटर पर आवर इसका होता है। जो ये है इंडियन ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, इसका जो डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट है, इसीलिए इसको ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी कहा जाता है। ओके, इसका जो मेन पोजीशन है इन द मंथ ऑफ अप्रैल में, इस समय इसका 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, नॉर्थ लैटिट्यूड। ओके, तो नियर अबाउट दो इंडिया का पेनिनसुला है, इंडियन पेनिनसुला में ये फ्लो करता है और काफी स्पीड से करता है, और इसके कारण जो हमारा हीट वेव कंडीशन है वो हाई हो जाता है, क्योंकि एंटी साइक्लोनिक कंडीशन क्रिएट करता है और ये मानसून को जल्दी आने से रोकता है। मानसून जो हमारे मानसून विंड्स फ्लो होते हैं, क्योंकि हमारा लो एंड हाई प्रेशर ग्रेडियंट करता है, प्रेशर ग्रेडियंट के कारण विंड फ्लो करेगी फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। जो टॉफ बनता है यहाँ पे, जब तक ये जेट स्ट्रीम 10 डिग्री लेटीट्यूड पे रहेगी तब तक वो टॉफ नहीं बनेगा, मानसून स्टार्ट नहीं होगा। जब ये पेनिनसुला से नॉर्दर्न डायरेक्शन में हिमालय को के पास जाके शिफ्ट होती है तब जाके हमारा मानसून स्टार्ट होता है। ये कंडीशन है, तो यही है। और ऐसे कंडीशन में अभी रिसोर्ट चल रहा है कि नियर अबाउट इट्स कम टू द 30 डिग्री नॉर्थ फॉर द नॉर्थ अराउंड द 30 वेन द कंबाइंड। ओके, तो ये तो
जो वेस्टर्ली है उसकी बात हो रहा है। यहाँ पे आप देखिएगा वीकनिंग ऑफ द अल नीनो ड्यूरिंग द प्री मानसून सीजन टेंड्स टू स्ट्रेंथन द इंडियन ईस्टर्ली जेट एंड लीडिंग टू द स्ट्रॉन्ग एंड मोर परसिस्टेंट इनटू एंटी साइक्लोन। और इस कंडीशन में जो हीट वेव है उसका बढ़ जाएगा, इसीलिए शायद ऐसा माना जा रहा है कि जो फरवरी से ही हीट वेव का कंडीशन इंडिया में है वो हाई है इन्हीं सब फिनोमिना के कारण। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम लेंगे अगेन फ्रॉम द साइंस वाले न्यूज से लेते हैं, यहाँ पे कंबस्शन। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कंबस्शन का, कंबस्शन एक तरीके से केमिकल रिएक्शन है और केमिकल रिएक्शन इसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन शॉर्ट फॉर द रिडक्शन ऑक्सीडेशन। ओके, रिडक्शन ऑक्सीडेशन में क्या होगा, इसमें दो सबस्टेंस हो गए, वन सबस्टेंस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और एक में वो बढ़ जाएगा, एक को मिलेगा इलेक्ट्रॉन, एक से गायब होगा। एक तरीके से एक दूसरे को हैंड ओवर करेंगे, एक में बढ़ेगा एक में घटेगा, तो इसको रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं। ऑक्सीडेंट वाज ए सबस्टेंस दैट प्रोवाइड ऑक्सीजन एटम इनटू द रिएक्शन। लूजिंग सबस्टेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेंट। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है जिसमें माइनस आ जाता है, अगर लूज करने के बाद उसके पास माइनस आएगा और जो गेन करेगा वो प्लस हो जाएगा। ओके, तो ऐसे कंडीशन में जो ओवरऑल दिस रिएक्शन रिलीज ए गैसियस मिक्स ऑफ द हाईली ऑक्सीडाइज्ड मैटर कॉल्ड द स्मोक। और ये स्मोक जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का कारण होता है, यही स्मोक जो होता है ग्लोबल वार्मिंग गैस होता है, तो उसको ग्रीन हाउस गैस जो होता है इसी से ये प्रोड्यूस होता है। और हम देखते हैं कि अगर इसका स्टडी कर रहे हैं तो भी हमें पता चल पाएगा कि इसका जो इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट पे कैसा है। तो इसीलिए द स्टडी ऑफ द कंबशन प्रोसेस वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट न्यूज जो हम कवर करेंगे, ए 3 डायमेंशनल व्यू ऑन द इंडिया इजराइल क्राइसिस। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इंडिया इजराइल के बीच में जो सिचुएशन चल रहा है, हाउ दे इंडिया नहीं इजराइल एंड ईरान के बीच में जो क्राइसिस है वो कैसे डेवलप हो रहा है। ईरान को इजराइल अपने सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। ये तो अभी एक इंटरव्यू था जो हम वहाँ के इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, उनसे पूछा गया कि आप इजराइल के लिए सबसे ग्रेटेस्ट थ्रेट किसको कंसीडर करते हैं, तो उन्होंने कहा ईरान ईरान ईरान। उनसे पूछा गया कि 3 सबसे बड़े ग्रेटेस्ट थ्रेट इजराइल के लिए क्या है, तो इन्होंने बोला ईरान ईरान ईरान। दिस इज द सिचुएशन, जो इजराइल और ईरान के बीच में ये रिलेशन है, द ग्रेटेस्ट थ्रेट। ओके, अब देखिएगा क्यों थ्रेट है, क्योंकि हम देखते हैं कि अरब वर्ल्ड जितने भी हैं सब इजराइल फलस्तीन का सपोर्ट करते हैं और इजराइल से थोड़ा बहुत उनका टसल रहता है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, लेकिन और सब मॉडरेट रहते हैं। औरों का कहना है कि डिप्लोमेटिक तरीके से किया जा सकता है, बातचीत से किया जा सकता है, और नहीं भी चले तो अपना इंटरेस्ट हो पहले देखते हैं, फलस्तीनियन कॉज को सेकेंडरी प्रियोरिटी देते हैं। लेकिन ईरान ऐसा कंट्री है जो कहता है ये फर्स्ट प्रियोरिटी है और वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, फलस्तीनियन कॉज को। उसके लिए उसने प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट करके रखे हैं, हिजबुल्ला, हमास, हौतीज, कितने भी बहुत से सारे ऐसे ऐसे नॉन स्टेट जिनको टेररिस्ट ग्रुप भी कहते हैं वेस्ट के लोग, ऐसे ग्रुप बना के रखे हैं और उनको सपोर्ट करता है हर वक्त। ये जो आंदोलन है उसको ताजा रखता है, उसको इंटेंस लगता है। जैसा कि आपने जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें आप देखते होंगे कि मॉडरेट, उसमें आप देखेंगे मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट व्यू था, वहां पे 2 ग्रुप था। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो तैयार रहता था आंदोलन करने के लिए, मॉडरेट जाके हाथ जोड़ के ब्रिटिश से कहता था कि ये दे दीजिए वो दे दीजिए। जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था वो एकदम जोश के साथ जाता था, कहता था कि ये वरना आंदोलन करेंगे। यहाँ पे ईरान का वही एक्सट्रीमिस्ट अपना स्टैंड हमेशा वो रखता है। अब देखते हैं कि ये कंटिन्यूअस एक दूसरे पे प्रॉक्सी वार तो इनमें बहुत दिनों से चल रहा है। ईरान नहीं बोलता था, ईरान को लगता था कि लॉन्ग टर्म में हम डायरेक्ट वॉर करेंगे, ये चुपके चुपके पीछे पीछे अटैक करते थे। इजराइल का वॉर तो कई बार तो ईरानियन लैंड पे भी था, इजराइल खुल्लम खुल्ला अटैक करता था, लेकिन ईरान उसको उतने उस तरीके से रिस्पॉन्स रिएक्ट नहीं करता था। लेकिन इस बार 14 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पे कुछ नहीं तो 100 से ज्यादा मिसाइल लॉन्च किया है। ओके, तो इसका स्टार्ट हुआ था कि 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया में, सीरिया का जो कैपिटल है दमास्कस, वहां पे ईरान की एम्बेसी पे, जो इनका डिप्लोमेटिक
वहां पे कंपाउंड था उस पे अटैक किया था। इनके ईरान के कुछ खास जनरल थे, उनका डेथ हुआ था। अब उसके रिएक्शन में 14 तारीख को ईरान ने अटैक किया इजराइल पे। अब यूएस का ये कंडीशन है, यूएस चाहता है कि हमास के सपोर्ट में इजराइल के साथ तो है, लेकिन यूएस ये नहीं चाहता है कि ये जो लड़ाई चल रही इजराइल एंड हमास के बीच में वो पूरे वेस्ट एशिया में फैल जाए, तो वो बचाने की कोशिश में है। सऊदी अरेबिया से उसका अच्छा संबंध है, तो बातचीत करके वो रिजॉल्व किया जा रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ईरान के साथ यूएस के संबंध अच्छे नहीं हैं, तो वहां पे यूएस का कोई बस चल नहीं पा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जब ईरान ने अटैक किया तो यूएस ने जितने भी मिसाइल थे उनको इंटरसेप्ट किया। उसमें फ्रांस भी साथ में था, यूके भी साथ में था, जॉर्डन भी साथ में था। लेकिन हमने देखा कि यूएस ने साफ साफ इजराइल को कहा कि अगर आप रिटेलिएट करेंगे तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे, ऐसा इन्होंने कंडीशन करके ये बोला। तो यहाँ पे हमने देखा है कि जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, कहीं ना कहीं ये जो बढ़ने वाला था ईरान इजराइल के बीच में जो लड़ाई चलने वाली थी उसको रोक दिया। वो जो वॉर ऑफ थिएटर था वो नहीं होने दिया, क्योंकि यूएस का टोटल फोकस यूक्रेन और रसिया वॉर पे है। यूएस का फोकस इस समय इंडो पैसिफिक में है, जहाँ चाइना एग्रेसिव है। ताइवान भी वहां पे देख रहे हैं कि ताइवान के खिलाफ चाइना का जो एग्रेसिवनेस है वो बढ़ते जा रहा है। तो यूएस वहां पे फोकस करना चाहता है। यूएस नहीं चाहता है कि वो मिडिल ईस्ट में जो वेस्टर्न एशिया है वहां पे अपने आप को फंसा के रखे। तो आप देखिएगा कि इससे जो इजराइल की डिपेंडेंसी, इजराइल तो हमेशा ईरान को खत्म करने के लिए तैयार रहता है। इजराइल का 2000 अगर अभी देखा था जो 2015-16 में जो ईरान के साथ बातचीत चल रही थी न्यूक्लियर पावर को लेके, न्यूक्लियर वेपन को लेके, उसमें इजराइल थोड़ा भी इस पक्ष में नहीं था। वो कह रहा था पूरी की पूरी ईरान का जो न्यूक्लियर वेपन सिस्टम है उसको खत्म किया जाए, न्यूक्लियर पावर को भी खत्म किया जाए। लेकिन हमने देखा कि अब इजराइल के साथ भी दिक्कत है, इजराइल का टोटल डिपेंडेंसी यूएस पे है, तो इसलिए इजराइल भी कुछ कर नहीं सकता है। दूसरी बात ये भी है कि जो इजराइल का अभी हमने देखा है कि हमास पे जो अटैक हुआ है गाजा पे, उसके बाद हमने देखा कि कंटिन्यूअसली जो इजराइल का के खिलाफ इमोशंस है अक्रॉस द वर्ल्ड, जो सेंटीमेंट है अगेंस्ट है, लोग इजराइल को जो कुछ नहीं तो 34,000 लोगों का डेथ हुआ है, और उसमें से मैक्सिमम वीमेन एंड चिल्ड्रेन है। और गाजा की जितनी पॉपुलेशन है सब के सब इस समय रिफ्यूजी बन गए हैं, सारा तोड़ ताड़ दिया उनके घर को। ऐसे में अक्रॉस द वर्ल्ड, यहाँ तक कि रस्सा जो यूएस के भी कुछ सेक्शन, कुछ ग्रुप्स हैं जो इजराइल को ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं, वो भी आजकल सोचने लगे हैं कि हमें सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं इजराइल का। इजराइल के खिलाफ है, उनके प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ है। अब हम देखते हैं कि ऐसे कंडीशन में पहले जो ईरान चुपचाप बैठ के वेट करता था कि जब मौका आएगा बाद में हम जाके अटैक करेंगे, इस बार ईरान ने सोचा, इस सारे चीजों को अच्छे से जज किया और तभी देखा कि ईरान ने अटैक किया है डायरेक्ट इजराइल के मेन लैंड पे। वरना इजराइल के मेन लैंड पे किसी स्टेट ने, नॉन स्टेट एक्टर का तो एक अटैक होता रहता था, हमास हो, हिजबुल्ला हो, लेकिन कोई देश अटैक करे वो 30 सालों में पहली बार हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा कि ईरान पहले ईरान पे अटैक होता था। ईरान के जो मेन न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, अभी 2020 में उनका एसासिनेशन किया गया था और वो इजराइल के द्वारा था। तब भी ईरान ने अटैक नहीं किया, लेकिन हमने देखा कि अब ईरान ने अटैक किया, क्योंकि अब ईरान रिस्क लेने को तैयार है। क्योंकि ईरान को अब पता है कि इसके सपोर्ट में रसा भी आने वाला है, चाइना भी आने वाला है। चाइना के साथ ठीक है इकोनॉमिक रिलेशन है, पर रसा के साथ इनका मिलिट्री और मल्टी स्टेज लेवल पे मल्टी लेयर्ड रिलेशनशिप हो गया है। क्योंकि अभी हमने देखा है कि ड्रोन सप्लाई किया है, ड्रोन रसा ने लिया है ईरान से। अब ऐसे कंडीशन में यूएस भी नहीं चाहेगा कि एक तरीके से रसा को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, और इसीलिए हम देखते हैं कि इजराइल भी चुप बैठा है, क्योंकि इजराइल को 2-3 फ्रंट पे युद्ध लड़ना पड़ेगा। हमास में लड़ ही रहे हैं, फिर उधर पता चले सीरिया में, ईरान, सभी फ्रंट पे, इसलिए मुश्किल हो जाएगा। तो हमने देखा कि ये इस समय कंडीशन चल रहा है। ईरान का जो हमने देखा है कि अभी तक जो अटैक है यूएस पे, जो पैटर्न है, वो यूएस ने ईरान के जो मेन रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, उनका जो मेन जनरल थे, जो जनरल सोलामी, ओके, जनरल
कासिम सोलेमानी थे उनको पे अटैक किया था, और उस कंडीशन में ईरान रिटेलिएट किया था और यूएस का जो आर्मी बेस था इराक में उस पर अटैक किया था। ओके, हमने देखा कि ईरान ने इस समय ईरान ने 12 बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे जो एयरबेस है इराक का, असद एयरबेस इनटू द इराक। और उस समय जनरल कसेम सोलेमानी इनके अटैक के, इनके असैसिनेशन के विरोध में करा था। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द दिस न्यूज एनालिसिस। थोड़ा सा जो इसका डीपनेस है उसको आप जानने की कोशिश कीजिएगा। जो नेक्स्ट न्यूज है अगेन एडिटोरियल पेज पे ही है, इनइक्वालिटी कैन नो लॉन्गर बी इग्नोर्ड। यहाँ पे हम देखते हैं कि इनइक्वालिटी का जो कंडीशन है वो इन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक डेटाबेस से यहाँ पे कुछ डेटा दिया है। और क्यों ये उठा रही है इस मुद्दे को, जो राइटर है दीपा सिन्हा है, वो डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने इस मुद्दे को इसलिए उठाया क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में डिबेट चल रहा है। क्योंकि हमने देखा है कि कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में बात की है कि हम जब गवर्नमेंट हमारी आएगी, अगर हम पावर में आए तो हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो इनइक्वालिटी है उसको घटाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि जो वेल्दी है उन पे ज्यादा टैक्स लगाया जाए। ऐसा साफ साफ नहीं बोला है लेकिन ऐसा कुछ है, उन्होंने बोला कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेस कम करेंगे। तो यहाँ पे जो राइटर है उसको बीजेपी ने अपने तरीके से उसका काउंटर किया है कि जब कांग्रेस आएगी पावर में तो मोदी जी ने बोला है कि वो जितने भी ट्राइबल हैं उनके गहने और पैसे लेके मुस्लिम को दे देगी। उस पर डिबेट काफी इंटेंस हो गया है। कांग्रेस ने कहा कि ये तो झूठा आरोप है, आप सही से पढ़िए हमारा मैनिफेस्टो। ऐसे कंडीशन में जो राइटर हैं वो बोलती हैं कि जो इंडिया का सच में इनइक्वालिटी है वो इसी से सो होता है कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस है वो बताता है कि जो हमारा इनइक्वालिटी है 1922 के बाद वो सबसे हाईएस्ट लेवल पे है। 1922 के बाद 2022-23 का जो रिपोर्ट आया है वो शो किया है कि 1% जो इंडियन है उनके पास 22% से ज्यादा नेशनल इनकम का पार्ट है। वो छोड़िए, जो वेल्थ इनइक्वालिटी है वो बताता है कि 1% जो इंडियन है उनके पास 40% से ज्यादा वेल्थ का शेयर है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं, मैं बोलूं कि 100 इंडियंस हैं, इंडिया में टोटल रहने वाले लोग 100 हैं, या मानिए 100 करोड़ है, और 100 करोड़ जनसंख्या है, 100 करोड़ जनसंख्या है। इन्होंने बोला कि जो 1 करोड़ 1% जो है, 1 करोड़ जो यहाँ की पॉपुलेशन है उसके पास 22 से ज्यादा परसेंट, नियर अबाउट 22.6%, आप कह लीजिए 23 करोड़ रुपीज इनके पास है, और जो बच्चे उनके पास 77.4 है, 77.4% है। तो ये 99 करोड़ लोगों के पास 77 करोड़ है, और केवल 1 करोड़ लोगों के पास 22 करोड़ है रुपए। ओके, दिस इज द मनी। वेल्थ में ये हालत है कि जो टॉप 1% है उनके पास 40% से ज्यादा का जो है, 40% से ज्यादा का कब्जा है, जो उनके पास शेयर है वो 40% है। तो ये इनइक्वालिटी शो करता है। अब राइटर बोलते हैं कि इसको इकोनॉमिक का मुद्दा बनना काफी अच्छी बात है, कोई भी जीते, बीजेपी जीते या कांग्रेस जीते, लेकिन ये अच्छी बात है कि ये इससे लोगों का लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, और इसलिए ये मुद्दा बनना काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमने देखा कि जो ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट हो, ट्रिकल डाउन की बात करते थे कि ऊपर अगर अमीरों को और अमीर बनाया जाए तो धीरे धीरे वो गरीब लोगों को भी जॉब देंगे और सब अमीर होते जाएंगे धीरे धीरे। इन्होंने ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट यहाँ पे बोला है ना, ट्रिकल डाउन एंड ऑफ द वेल्थ क्रिएटर्स। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि आप समझिए कि ये कोई पॉट है, ये आपने कोई घड़ा है, घड़ा ही बना, यहाँ घड़ा है और ये कंकड़ से भरा है। ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट बोलता है कि अगर आप कोई पानी अगर यहाँ आप प्रवाह डालेंगे तो ये पानी धीरे धीरे टिकल करके ये नीचे तक आ जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रियलिटी में ये है कि यहाँ पे जो ऊपर के लोग 1% हैं, इन्होंने वहां पे ब्लॉकेज बना के रखा है, ये पानी इससे नीचे जाता ही नहीं, यहीं इकट्ठा होता है, और ये लोग अपने घड़े का मुंह है वो बढ़ाते जाते हैं।
तो सारा पानी यहाँ इकट्ठा होकर भले ओवरफ्लो होकर नीचे गिर जाए, ये नीचे नहीं जा रहा है। यही कहा जा रहा है कि जो टिकल डाउन इम्पैक्ट है वो काम नहीं कर रहा है। ओके, फिर राइटर ये बोल रही है कि दैट इज फाइनली बिकमिंग एन इलेक्शन इशू। ये तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि टैक्सेशन का जो है मैटर है, हम कह रहे हैं कि अमीरों को टैक्स लगाइए ज्यादा और उसको गरीबों में बांटिए। दूसरी है कि वेलफेयर जो स्कीम है उसको बढ़ाइए। टैक्स वाला चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टैक्सेशन जो इंडिया में है, टैक्स जीडीपी रेशियो वो काफी लो है। आप टैक्स जीडीपी रेशियो को पहले तो बढ़ाना पड़ेगा, और ये जो टैक्स जीडीपी रेशियो अभी इंडिया में है, वो जो मिडिल इनकम वाले कंट्रीज हैं, जो इंडिया के आसपास वाले कंट्रीज जैसे साउथ अफ्रीका हुआ, ब्राजील हुआ, ऐसे कंट्रीज में इंडिया का लोवेस्ट है, 17% है, कंपेयर टू द ब्राजील का 25% है। वन ऑफ द लोवेस्ट है, एकदम लोवेस्ट नहीं है, फिर भी वन ऑफ द लोवेस्ट है। और क्योंकि जो रिग्रेसिव टैक्सेशन स्ट्रक्चर है, आप देखिएगा कि जो डायरेक्ट टैक्स है जो हमारे इनकम से डायरेक्ट आता है वो लेस है, और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो सब पे लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कि आप कभी नमक खरीदने जाए, नमक तो सभी खरीदते हैं, नमक पे अगर 20 रुपए का नमक खरीदते हैं, 2 रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स है। तो वो एक रिक्शा चलाने वाले हो या कोई खेत में काम करने वाले लेबर हो, एग्रीकल्चर लेबर, या कोई फैक्ट्री में करने वाले लेबर हो, या कोई बड़ा ऑफिसर हो, या बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, सब पे वो 2 ही रुपए लगता है। तो वो कहीं ना कहीं रिग्रेसिव है। आप गरीब पे भी उतना ही लगा रहे हैं, अमीर पे भी उतना ही लगा रहे हैं। तो दिस इज नॉट कंसीडर्ड गुड। ओके, तो ऐसे में क्या होगा कि टैक्सेशन जो है वो अच्छा ऑप्शन नहीं है। यहां तक कि जो टैक्सेशन की बात करते हैं, इफेक्टिव टैक्स रेट, टैक्स टू द प्रॉफिट रेशियो जो कंपनीज पे लगती हैं, वो भी कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिव नहीं है। अभी के रिसेंट जो बजट 2023-24 में है, उससे ये इंडिकेशन आता है कि जो कंपनियां 500 करोड़ से ज्यादा कमा रही हैं उन पे 19.4% का टैक्स रेट था, और जो कंपनी 0 से 1 करोड़ के बीच में है उस पे 24 से 25% तक का ये टैक्स रेट है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो ज्यादा है प्रॉफिट है उस पे कम है, और जो कम है उस पे ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये रिग्रेसिव ही है ना, कि जो कम कमा रहे हैं आप उसको ज्यादा कह रहे हैं कि टैक्स दो, और जो कमा रहा है ज्यादा उसको कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, कम ही दो और अमीर हो जाओ। तो ये कंडीशन है कि जो अमीर है पहले से वो और अमीर हो रहे हैं, जो गरीब है और गरीब हो रहे हैं। ये कंडीशन इंडिया में काफी प्रिवेलिंग है। अब यहां पे देखिएगा कि वेलफेयर स्पेंडिंग इज लो इंडिया में। जैसे इन्होंने पब्लिक हेल्थ की बात की है, जो पब्लिक हेल्थ का अभी हमारा एक्सपेंडिचर 1.3% है, और अभी जो हमने खुद का टारगेट किया नेशनल हेल्थ पॉलिसी, उनमें बोला था कि हम 2.5% कर लेंगे 2025 में। अब आ गए 2024, अगले साल 2025, एक साल में आप दोगुना कर लेंगे। जब इतने सालों में आप नहीं कर पाए, 1.3% कंटिन्यूअसली है, तो 2.5% कैसे हो पाएगा? मुश्किल है। यहां तक देखा गया कि जो कोविड-19 का इम्पैक्ट के बाद भी हमने जो शेयर है, जो हेल्थ पे हमारा एक्सपेंडिचर है, वो हमने कुछ खास नहीं बढ़ाया। हमने देखा जो अदर स्कीम्स सोशल वेलफेयर के हैं, जैसे महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हुआ, या हम देखें कि जो बजट फॉर द चिल्ड्रेन हुआ, एजुकेशन हुआ, वो भी कंटिन्यूअसली डिक्लाइन किया है रियल वे में। ये नहीं देखेंगे कि 100 रुपए से 102 रुपए हुआ है। जो 100 रुपए का इम्पैक्ट था और 102 रुपए का है, 102 रुपए का इम्पैक्ट कम है, क्योंकि जो बढ़ा है उस हिसाब से नहीं बढ़ा है जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ा है। जैसे मेरा अगर तनख्वाह 300 रुपए था 2 साल पहले, और उस समय मैं 300 रुपए में अगर मैं चावल, सब्जी, दाल, रोटी सबका जोड़ता तो मैं 5 किलो खा रहा होता। लेकिन 2 साल बाद अगर मेरा जो वेज है वो 310 रुपए हो गया, लेकिन जो क्वांटिटी मैं उसमें खरीद पा रहा हूँ 310 रुपए में, वो 5 किलो से कम खरीद पा रहा हूँ। तो रियल वेज जो है वो कम ही हुआ है। ऐसे हिसाब से जो रियल एक्सपेंडिचर है वो कम हुआ है। ओके, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रिवेन्यू मोबिलाइजेशन तो पॉसिबल नहीं है इतना जल्दी, क्योंकि टैक्स का रेशियो देखिए कितना खराब है। तो ऐसे में हम क्या कर दें, हम जो सोशल स्पेंडिंग है उसी को बढ़ा के जो गरीबों का इम्पैक्ट है, जो इनइक्वालिटी है, उसको थोड़ा बहुत कम किया जा सकता है। दूसरी चीज ये है कि जो जॉबलेस ग्रोथ है, कि ग्रोथ तो हो रहा है, चीजें बढ़ रही हैं, लेकिन वो सब तक नहीं पहुंच रही हैं। इस बिल्डिंग में मानिए 100 लोग रहते हैं, 100 लोगों का रहने का घर बना हुआ है। अब
हम बोल रहे हैं कि इस बिल्डिंग का ओवरऑल इनकम जो है वो 1 लाख से 5 लाख हो गया। अब पहले सारे मैक्सिमम जो एक एक लोग थे वो 1-1 हजार कमाते थे और सब मिला के 1 लाख कमाते थे, 1 लाख था। अब अगली साल 5 लाख हो गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि सबका जो इनकम है वो 99 हजार हो गया और जो उसमें से एक आदमी है वो कमा लिया है 4,05,000 रुपए। आप देखिएगा, एक आदमी का ग्रोथ से पूरा बिल्डिंग का तो लग रहा है कि ग्रोथ बढ़ा है, लेकिन सबके पास वो पैसे नहीं पहुंच रहे हैं। 99 लोगों को 99 हजार रुपए हो गया जो 1 लाख पहले था, और एक आदमी का वो 4 लाख हो गया। तो ये सिचुएशन इंडिया में देखने को मिल रहा है। ये जॉबलेस ग्रोथ है। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब आप मशीन लगा के प्रोडक्शन और अपना इनकम बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो आम जनता तक नहीं पहुंच रही है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ओके, और ऐसे केस में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन डिफिकल्ट होगा, और अगर आप कह रहे हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी हो रहा है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो डिस्ट्रेस्ड है, वो डिसेंट जॉब नहीं है। डिस्ट्रेस का मतलब कि कोई चौराहा है, वहां पे सोचिए कि 4 पकौड़े की दुकान थे। 4 पकौड़े की दुकान 10 साल पहले की बात मैं करूं तो वो लोग कमा लेते थे एक दिन में 1 हजार रुपए। अब सोचिए कि वहां पे 20 पकौड़े की दुकान आज खुल गए, अब वो सब के सब 400 रुपए भी कमाना मुश्किल हो गया। तो आपको लगेगा कि 20 लोग आप कमा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो इनकम है वो सबका घट गया। जो 1 हजार कमाते थे वो 400 कमा रहे हैं। आपको लगेगा कि जॉब तो क्रिएट हो गया, पहले तो 20 दुकान, ये 4 दुकानें थी, अब 20 दुकान हो गया। लेकिन आप उनसे जाके पूछे तो वो कहेंगे अरे इतना दुकान खुल गया कि बिक्री का है। पूरा दिन हम लोग ढूंढते रहते हैं कि कस्टमर आ जाए, मुश्किल से आता है। तो ये अगर डिस्ट्रेसिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है तो वो अच्छी बात नहीं है, वो डिसेंट होना चाहिए कि दुकानें खुले, इनकम भी सबका बढ़े, 1 हजार से 1,500 2 हजार हो, ताकि सभी का ग्रोथ हो। ओके, तो अभी हमें क्या फोकस एरिया होना चाहिए कि जो स्पेंडिंग ऑन द प्रोग्राम सच एज मनरेगा हो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, उस पर हाई होना चाहिए। जॉब क्रिएशन, गवर्नमेंट कैन ऑल्सो क्रिएट डायरेक्टली टू जॉब। अब ये है कि गवर्नमेंट की बहुत सी वैकेंसियां अभी भी खाली हैं। देखिएगा कि आप जो पब्लिक सेक्टर में है वैकेंसियां खाली हैं, लेकिन गवर्नमेंट उसको फिलअप नहीं कर पा रही है। दूसरी चीज ये कह रहे हैं राइटर कि जो हम ऑलरेडी कई एरिया है जहां पे डिफिशियंसी है वहां पे हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन हुआ, न्यूट्रिशन हुआ, हेल्थ हुआ, इन सब में हम ज्यादा से ज्यादा पब्लिक सर्विस ला सकते हैं और नंबर ऑफ जॉब इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरी बात ये भी कर सकते हैं कि जहां पे जॉब ऑलरेडी है वहां पे हम इंक्रीज कर सकते हैं नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो जॉब क्वालिटी है, जैसे कि जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं या जो आशा वर्कर हैं, उनका जो क्वालिटी ऑफ जॉब है, पेमेंट आप देखिएगा कि अक्रॉस द इंडिया, कभी महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट चल रहा था आंगनवाड़ी वर्कर्स का, आशा वर्कर्स का, कभी हम देख रहे थे कि तेलंगाना में चल रहा था कि हमारा वेज बढ़ा दीजिए, 5-6 हजार लोग दे दें। सरकारें 5-6 हजार दे रही हैं, उनको ना ही किसी सिक्योरिटी नेट में रखा गया है। ऐसे कंडीशन में उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क, क्योंकि वही मेन है जो फ्रंट लाइन पे स्कीम को डिलीवर करती हैं, और उनका काफी क्रूशियल रोल होता है, क्योंकि वो आपके बच्चा जो एकदम बेस होता है वहां पे वो जाके इम्पैक्ट लाती हैं। तो उनके कंडीशन को बढ़िया किया जाए, एंड ऑल्सो नीड टू इम्प्रूव एडुकेट वेज एंड इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन, उनके बारे में बोला गया है। और ये सिर्फ हमारा ग्रोथ ही नहीं बढ़ाएगा, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, आउटकम है, वो भी हमारा बढ़ जाएगा, और साथ साथ जो अनपेड केयर फॉर द वीमेन है वो घट जाएगा। आप सोचिए, खुद आप एक फैमिली है, वहां पे हस्बैंड एंड वाइफ काम कर रहे हैं। अब हस्बैंड जाके ऑफिस में काम कर रहे हैं, वाइफ घर का सारा काम कर रही है, लेकिन उन्हें कोई पेड पैसे नहीं मिल रहे। अब सोचिए, वीमेन जो घर में काम कर रही हैं उनको भी जॉब मिल गया। अब ये दोनों फैमिली मिलकर क्या करेगी कि घर पे किसी को काम के लिए लगा लेगी, कोई हेल्प को ले लेंगे। अब हेल्प को पैसा देंगे, और जो वीमेन फ्री में काम कर रही थी वो कहीं जॉब करेंगी तो उनको पैसा मिलेगा। तो इस तरीके से दो लोगों को जॉब दिया, और दोनों वीमेन, एक वुमेन जिसका अनपेड वर्क था पेड वर्क में कन्वर्ट हो गया, और घर का जो अनपेड काम जो दिख नहीं रहा था वो अब आप हेल्प को देंगे तो उनका इनकम बढ़ेगा, वो अपना घर का जाके खर्चा चलाएंगी, और उनका भी एक तरीके से नेशनल इकोनॉमी में ऐड होगा। तो कहीं ना कहीं ये इनइक्वालिटी को कम करेगा, और इंटर जनरेशनल जो इनइक्वालिटी है उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इंटर जनरेशनल इनइक्वालिटी क्यों आएगी? अब कोई गरीब है जो रिक्शा चला रहा है, या कोई खेत में मजदूर है,
अब उनके पास पैसे नहीं है, वो अपने बच्चे को अच्छे से नहीं पढ़ा पाते। अब उनका बच्चा बड़ा होगा तो क्या होगा, ना पैसे होंगे बिजनेस करने के लिए, ना एजुकेशन होगा। वो भी तो वही लो प्रोफाइल जॉब में जाएगा, वो भी तो या तो रिक्शा चला गया, खेत में काम करेगा। और जो ऑलरेडी किसी एलिट घर में, जो वेल ऑफ फैमिली है, उसके बच्चे को अच्छा शुरू से ही एजुकेशन मिलेगा, फिर उसको अच्छे खाने मिलेंगे, तो उसका बुद्धि का ग्रोथ होगा, फिर वो जाएगा जॉब मार्केट में, उसे अच्छा जॉब का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और ऐसे कंडीशन में वो हमेशा हाई स्टेज पे रहेगा, और जो लो वाला है वो लो स्टेज पे होगा। ऐसे कंडीशन में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि प्री स्कूलिंग एजुकेशन एंड द न्यूट्रिशन ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, इसका भी प्रोविजन करना चाहिए। ओके, गवर्नमेंट फोकस जो होना चाहिए वो एमएसएमईज जो कि जिनका हाई लेवल इंटेंसिटी जॉब होता है वो क्रिएट करते हैं, उस पे ध्यान देना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए। साथ साथ स्किल डेवलपमेंट एंड ओवरऑल ह्यूमन कैपिटल पे भी गवर्नमेंट को खर्च करना चाहिए, ताकि इन सब एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट हो। वीमेंस पार्टिसिपेशन को भी बढ़ाना चाहिए, उसके लिए हम मैटरनिटी इंटाइटलमेंट है, उनके लिए चाइल्ड केयर हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, या उनके लिए सेफ एंड अफोर्डेबल एकोमोडेशन हुआ, इन सब पे भी काम करना चाहिए। तभी जाके इनइक्वालिटी जो वीमेंस मेन के बीच में है, जो पुअर एंड रिच के बीच में है, ये तभी खत्म किया जा सकता है, तभी इसका एंड हो सकता है। यूपीएससी में कई बार मेंस पे इस पे क्वेश्चन आया है, हम लोगों ने सॉल्व भी किया, एक बार आप लोग दोबारा उसको देखिएगा कंटिन्यूअसली। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसको आप फॉलो कीजिएगा, उसमें आपको दिखेगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हमारे पास है वो हम अगेन एडिटोरियल से लेंगे, टर्न आउट एंड ट्रूप्स। यहाँ पे देखते हैं कि जो वोटर टर्न आउट है वो इस बार फर्स्ट एंड सेकेंड फेज में काफी कम हो गया है। जो हम देखते थे लास्ट ईयर 70 के आसपास जा रहा था, वो घट के नियर अबाउट 61-62 पे चला गया। और बिहार एंड उत्तर प्रदेश में इसका हालत है कि 50 के आसपास है। बिहार में तो 48% था, यूपी में जो था वो 54% था, लेस देन 60% हो गया। अब टर्न आउट का मेन रीजन बताया जा रहा है कि हीट वेव था, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप सही से देखें तो मोटिवेशन ऑफ द वोटर्स है वो भी तो नहीं रहा है। अब वो जो जोश था 2019 में हमने देखा कि ज्यादा टर्न आउट था, और उस केस में 2019 में जितने ज्यादा टर्न आउट था बीजेपी को फायदा हुआ था। अब ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जब टर्न आउट कम हो रहा है तो बीजेपी को अब थोड़ा सा डर लग रहा है कि क्या रीजन है कि लोग नहीं आ रहे हैं। और ऐसे कंडीशन में हमने देखा है कि जब जब टर्न आउट अच्छा जाता है बीजेपी को उस कंडीशन में पॉजिटिव इंपैक्ट, पॉजिटिव बेनिफिट होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये कॉज ऑफ कॉन्सर्न बन गया है। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि जनरली जब हायर टर्न आउट होता है तो वो एंटी इनकम्बेंसी देखा जाता है। जनरली ट्रेडिशन यही रहा है कि जब ज्यादा लोग वोट देने जाते हैं तब कहते हैं कि गवर्नमेंट बदलना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक तरीके से बीजेपी का एक तो ये देख के लग रहा होगा कि हाँ हायर टर्न आउट होता तब लोग सेटिस्फाइड है, लेकिन बीजेपी की कंडीशन में ये नहीं रहा है। अभी देखिएगा कि इस कंडीशन में जो हमारे लीडर्स हैं, जो पावर में है या जो अपोजिशन में है, उनका जो स्पीच है, जो रेटोरिक है, वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। अभी हमने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का कम्युनल रेटोरिक आने लगा है, और वो जो कांग्रेस है उसके मैनिफेस्टो को अब क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि ये एक तरीके से कहीं ना कहीं मुस्लिम अपीजमेंट है, सारा देश का पैसा लेके कांग्रेस दे देगी मुस्लिम्स को, ऐसा बोल रहे हैं। ओके, और ये कहीं ना कहीं डिस्क्रेडिट द कांग्रेस स्टडीड पीवट टू द एजेंडा ऑफ द सोशल जस्टिस। अभी देखिएगा कि जो कांग्रेस का ये था कि पहले ओबीसी दलित ये वोट बेस होते थे, लेकिन हमने देखा कि 1990s में जब मंडल कमीशन आया, जब कास्ट के नाम पे मोबिलाइजेशन हो रहा था, ऐसे कंडीशन में कई पार्टियां ऐसे उभर के आई जो मंडल पार्टी कही जाती हैं, जो कास्ट के बेसिस पे थी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी या जेडीयू की का एग्जाम्पल दिया जाता है, या आप ये आरजेडी का एग्जाम्पल दिया जाता है। तो ऐसे केस में ये डोमिनेंट कास्ट बेसिस पे ये रीजनल पार्टी उभर के आए। अब कांग्रेस चाहता है कि कहीं ना कहीं इनसे गठबंधन करके जो हमारा सोशल जस्टिस, जो कास्ट बेसिस हम सोशल कॉज को उठाते थे, वो फिर से उठाया जाए। इससे कांग्रेस को घाटा हुआ। 1990 में इनका जो बेस था, वोट बेस था, वो शिफ्ट हो गया इन पार्टियों की तरफ। अब वापस वो एजेंडा लाके कांग्रेस उस वोट बेस को कैप्चर करना चाहती है। बीजेपी को नहीं घाटा हुआ है। बीजेपी का ये है कि बीजेपी का हिंदुत्व का एजेंडा था ही, और बीच में बीजेपी ने कहा कि जो डोमिनेंट कास्ट हैं, जैसे अब
ये जो मंडल पार्टी थी उनमें एक डोमिनेंट कास्ट थे। फॉर एग्जांपल समाजवादी पार्टी में देखें तो यादव, ओके। आप जेडीयू में देखें, जनता दल जो नीतीश कुमार का, कुर्मीज, ओके। तो ऐसे केस में बीजेपी ने क्या कहा कि नॉन, जैसे मायावती का हो गया, वहां पे जाटो हो गए, जाटो वोट बेस। तो ऐसे केस में जो बीजेपी का स्लोगन था कि नॉन जाटो, नॉन यादव और नॉन जो भी ये तीन चार पार्टियों के मेन डोमिनेंट है, उनके खिलाफ में जो और भी ओबीसीज है, जो और भी एससीज कम्युनिटी है, उनको इकट्ठा करके इन्होंने हिंदुत्व और उसको एक साथ इकट्ठा करके अपना बेनिफिट लिया और उससे इनको फायदा भी हुआ है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम ले रहे हैं वो है कि टुवर्ड्स द ग्रीन ग्रोथ। इस एडिटोरियल में आरबीआई का जो असेसमेंट है इंपैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज ऑन द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, उसको देखते हैं। अभी तक इकोनॉमी इतना एक्टिव होकर इकोनॉमिक फैक्टर्स को नहीं लेता है, लेकिन अभी हमने देखा कि आरबीआई भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को लेके बोल रहा है कि ये जो क्लाइमेट शॉक हो रहा है उसका इम्पैक्ट आ रहा है on the natural interest rate of the interest, natural rate of the interest, natural rate of interest को कैसे डिफाइन किया गया है? ये बैंक जो आरबीआई का सेंट्रल मॉनेटरी पॉलिसी है, इसके अंडर में जो आरबीआई है वो चाहता है कि हाई मैक्सिमम इकोनॉमिक आउटपुट हो और साथ साथ में इन्फ्लेशन को बैलेंस किया जाए। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि अब जो है ये इकोनॉमिक आउटपुट में हम जो क्लाइमेटिक फैक्टर है उसको भी ऐड करेंगे, और ऐसा हमने देखा है कि ऐसे करने में आरबीआई ने प्रिडिक्ट किया है कि जो लॉन्ग टर्म है, अगर ऐसी पॉलिसी नहीं लाई जाती है तो इंडिया का जो इकोनॉमिक आउटकम है वो 2050 तक 9% घटने वाला है। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है 9%, 9% इट विल डिक्रीज, यहाँ पे देखिएगा 9%। आप देखिएगा कि ऑलरेडी अब आरबीआई का ही एस्टिमेशन है कि 2070 तक का जो इंडिया का नेट जीरो एम्बिशन है, नेट जीरो एमिशन का मतलब जितना हम कार्बन डाइऑक्साइड इस अर्थ से निकाल रहे हैं या इस देश से उत्सर्जन हो रहा है, एमिट हो रहा है, उतना ही CO2 को फॉरेस्ट लगा के वापस सिंक किया जाए, वापस एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए। तो उसको कहेंगे जीरो हो गया, 2 किलो गया, 2 किलो हमने कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे लगा के बढ़ा दिए, मतलब 2 तो जीरो हो गया, नेट जीरो ओवरऑल जो निकला CO2 और जो वापस आया। जैसे कि आप जितना कमाते हैं उतना खा जाते हैं, तो नेट जीरो इनकम हो गया कि आपने कमाया 20 रुपए और 20 रुपए आपने खर्च भी कर दिया। तो नेट जीरो इनकम, नेट जीरो इमिशन का जो हमारा टारगेट है 2070 तक है, और वो अचीव करने के लिए इंडिया को $17 ट्रिलियन चाहिए होंगे। और $17 ट्रिलियन में लोगों को कंफ्यूजन होता है, एक बार मैं थोड़ा क्लियर करता हूं कि क्या होता है। $17 ट्रिलियन की बात हो रही, ट्रिलियन डॉलर, ओके, यहाँ पे डॉलर यहाँ पे लिख देता हूँ। अब 1 ट्रिलियन में कितना बिलियन होता है? 1000 बिलियन होता है। 1 इसको टी लिख दिया और ये बिलियन हो जाता है। अब 1 बिलियन में 1000 मिलियन होता है, 1000 मिलियन। यहाँ पे भी अभी तक समझ में नहीं आया होगा, अब थोड़ा सा समझ में आएगा। 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख के बराबर होता है। 10 लाख को अगर कहूं तो 0.1 करोड़ हो गया, तो 1 मिलियन हो गया। अब इसको मिलियन, 1 बिलियन को अब मिलियन में करूं तो इसको 0.1 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे हो जाएगा 100 करोड़ आ जाएगा। अगर मिलियन को करोड़ में बदलूं, क्योंकि 1 मिलियन में इतना हो गया, तो 1000 से गुणा कर दूं तो 1 जीरो हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दशमलव लगा है। सिंपल सी सेट पढ़ा रहा हूं आपको। यहाँ पे 100 करोड़ आ गया। अब यहाँ पे 100 करोड़ को ट्रिलियन में बदलूं तो 1000 बिलियन होता है, तो 100 2 जीरो यहाँ पे बढ़ेगा, तो 1 लाख करोड़ हो गया 1 ट्रिलियन में। 17 का मतलब 17 लाख करोड़, लाख करोड़ की बात हो रहा है। इसको अभी डॉलर में 80 से गुणा करेंगे तब जाके ये रुपीज में आएगा। 17 लाख करोड़, 17 अभी 170 लाख करोड़, और उसको और बढ़ा दूंगा नियर अबाउट 100 गुना और बढ़ जाएगा, तो वो 17 करोड़ हो जाएगा। 17 करोड़ करोड़ इतना पैसा चाहिए। और ऐसे में हमें अगर मिटिगेट करना होगा जो हमारा
पॉलिसी है फॉर द क्लाइमेट चेंज। और ऐसा हमने ऑलरेडी पहले, ये जो आरबीआई फॉलो कर रही है ऑलरेडी, ऐसा हमने टैक्सोनॉमी जो होता है इन्वायरमेंट के बेसिस पे, सस्टेनेबल क्रीडेंशियल, हमने ऑलरेडी देखा कि यूरोपियन जो सेंट्रल बैंक है वो ग्रीन टैक्सोनॉमी के बेसिस पे इकोनॉमी को मेजर करती है। और हमने एशियन कंट्रीज में भी देखा है यहाँ पे ग्रीन टैक्सोनॉमी को कंटिन्यूस अपडेट करके यहाँ के जो इकोनॉमी होता है उसको मेजर किया जाता है। अभी हमने हाल ही में देखा है कि जो आरबीआई ने 16,000 करोड़ रुपए तक का अलाउ किया है कि ग्रीन बॉन्ड, जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, उनके लिए हमने अलाउ किया है। तो कहीं ना कहीं अब हमें देखना होगा कि आरबीआई को क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंपैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज ऑन द इकोनॉमी को मेजर करके ही ओवरऑल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव लाना होगा। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द दिस न्यूज एनालिसिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप जानिएगा कि जो हमारा मेन एम है, अगर हम देखें, ये हम इकोनॉमी के सेक्शन में कभी भी इसको हम कोट कर सकते हैं कि जो हमारा इम्पैक्ट है, निगेटिव इम्पैक्ट है, वो 9% जाएगा 2050 तक। और आप इसको भी याद रखिएगा कि $17 ट्रिलियन हमें चाहिए होगा नेट जीरो अचीव करने के लिए। ये हमारा कंडीशन है। ये जो फैक्ट है आपको आंसर देखने में, इकोनॉमी का हो या एस से हो, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो है, मेकिंग स्पेस फॉर द माइग्रेंट इन मैनिफेस्टो। तो यहाँ पे जो हम मैनिफेस्टो देखेंगे बीजेपी का और कांग्रेस का, उसको हम एक तरीके से एनालिसिस करते हैं। जो दो राइटर यहाँ पे हैं, इन्होंने एनालिसिस किया है कि क्या किसने प्रॉमिस किया है और अभी तक सिचुएशन क्या है। तो जस्ट लेट्स सी दैट। स्टार्ट इन्होंने किया है कि व्हाट इज द कंडीशन। जो कंडीशन है माइग्रेंट्स का, नियर अबाउट 60 करोड़ पीपल आर द इंटरनली माइग्रेंट। ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। कहाँ गया ये? यस, यहाँ पे 600 मिलियन है, इसको 60 करोड़ माइग्रेंट जो है इंटरनली माइग्रेंट है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि माइग्रेंट जो है सबसे वल्नरेबल कम्युनिटी होता है। नियर अबाउट, आप खुद फेस करते हो कि मैक्सिमम स्टूडेंट लाइफ में भी हम लोग कभी ना कभी माइग्रेंट्स होते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं। आप सोचिएगा कि जब आप रूम लेने चाहते हैं कितना तकलीफ होता है। आप जाते हैं, पहले रूम नहीं मिलता है, फिर एजेंट आएगा, वो आपसे आधा पैसा, कभी कभी पूरा पैसा मांगेगा। फिर आप ओनर के पास जाते हैं, ओनर बोलेगा कि 2 महीने का एडवांस रखो, फिर ये रखो, फिर वो रखो। दिस इज द कंडीशन। और आप परेशान होते हैं, घर से खर्च नहीं और आपको फेस करना पड़ता है। सेम इज विद द माइग्रेंट। माइग्रेंट जाता है, घर पे जॉब नहीं होता है, पैसे उधार लेके जाता है, पहले वो रूम ढूंढता है, उसी में लूट लेते हैं, फिर जॉब मिलना मुश्किल होता है। जॉब मिलने के बाद भी उसके साथ लॉट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन होता है, वो उसको कितना कुछ लॉस करना पड़ता है। जो पीडीएस होता है वो उसको नहीं मिल पाता है, और भी सोशल स्कीम्स हैं वो नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो बीजेपी का मैनिफेस्टो, इन्होंने क्या क्या प्रॉमिस किया है? इन्होंने प्रॉमिस किया है कि हम ई श्रम पोर्टल है उसको और इफेक्टिव बनाएंगे। ये ई श्रम पोर्टल 2021 में ही स्टार्ट हो गया था। ये था कि डेटाबेस अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का है, वो हम स्टार्ट करेंगे, हम लेंगे और उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे। ओके, और ये जब रजिस्टर्ड हो जाएगा तो वर्कर्स को 12 डिजिट का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलेगा। तो यूएएन 12 डिजिट का होता है, सेम एज द आधार कार्ड भी 12 डिजिट का होता है, ये भी 12 डिजिट का होगा। ये याद रखिएगा, प्रीलिम्स से पूछ सकता है। ओके, अब सोशल सिक्योरिटी स्कीम जैसे हुआ कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हुआ, ये सब हम उसमें लागू करने वाले थे। और इसका जो एलिजिबिलिटी है, एज है, वो 16 to 59 ईयर्स है। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा कि बहुत से लोगों का इसमें है, गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, जितने भी हैं वो सब कोई आ सकते थे। ओके, सेल्फ रजिस्ट्रेशन का भी प्रोसेस था। बीजेपी ने और दूसरी चीज ये बात की है, लेकिन ई श्रम पोर्टल का दिक्कत ये है कि जो सीडिंग है वो नहीं है, टेक्निकल एरर्स आते हैं। ओके, एंड मिसकॉन्सेप्शन अबाउट द ई श्रम बेनिफिट ऑलरेडी जो है जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनमें है कि इसमें रजिस्टर करेंगे, गवर्नमेंट हमको पहचान के डिस्क्रिमिनेट करेगी, हमें वापस भेज देगी। यहाँ पे देखिएगा कि बीजेपी का और प्रॉमिस है कि हम स्पेशल ट्रेन चलवाएंगे माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। आप सोच सकते हैं कि क्या कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन में आप जाइए और यूपी बिहार से जो मैक्सिमम माइग्रेंट है, यहाँ का आप टिकट आप
आपको मिलेगा ही नहीं। आप 1 महीना पहले जाइए रिजर्वेशन कराने, सब भरा रहता है, वेटिंग लिस्ट होता है, वो वेटिंग लिस्ट क्लियर भी नहीं होता है। तो वहां पे फिर माइग्रेंट वर्कर्स किसके पास जाएगा? एजेंट के पास जाएगा, एजेंट पैसा खाएगा, मुश्किल से वो कभी देता है रिजर्व करके, कभी नहीं देता है, दिक्कतें होती हैं। फिर बीजेपी ने प्रॉमिस किया कि जो नेशनल फ्लोर वेज है वो जो मिनिमम रेट है उसको बढ़ा देंगे। नेशनल फ्लोर वेज रेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर ही मैक्सिमम करते हैं। ये रिकमेंडेटरी होती है, मैक्सिमम स्टेट गवर्नमेंट सोचती है कि थोड़ा सा ऊपर ही करे। तो कहीं ना कहीं देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट पे मिनिमम वेज जब डिपेंड कर देते हैं, जो मनरेगा में जैसे मिनिमम वेज मिलता है ना, कि किसी किसी स्टेट में 270 है, किसी में 280 है, किसी में 340 है, मैक्सिमम शायद इस समय गोवा में है 300 कुछ। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा कि जो मिनिमम वेज अगर डिफर करेगा तो माइग्रेंट वर्कर जो अपने गांव से कमाने जाएगा वो कहाँ जाएगा? जहाँ पे मिनिमम वेज ज्यादा है, क्योंकि मनरेगा में भी उसको काम करना है। तो ऐसे कंडीशन में जो माइग्रेशन होता है वो स्क्यूड हो जाता है, वो सेम नहीं रहता है, किसी किसी स्टेट में बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये भी एक तरीके से सही नहीं है। ओके, यहाँ पे देखिएगा कि जो मैनिफेस्टो बीजेपी की है, राइटर बोल रहे हैं कि वो जो यूनिक चैलेंज वीमेन्स, चिल्ड्रन एंड यंग माइग्रेंट्स है उसको कंसीडर नहीं किया है, एक जनरलाइज फॉर्म में बोला है। सेम टाइम पे इन्होंने बोला कि जो बीजेपी बोल रही है कि सिटी सेंट्रिक है, तो सिटी सेंट्रिक अगर ग्रोथ डेवलपमेंट है तो ये तो माइग्रेशन को और बढ़ा देगी, क्योंकि सिटी से ही तो माइग्रेशन है। आप अगर डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो गांव के एरिया को कीजिए, विलेज सेंट्रिक हो, क्योंकि मैक्सिमम इंडिया की जो आबादी होती है वो विलेज में होती है, और विलेज का ही मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो माइग्रेट करती है। अगर वहीं पे आपने डेवलपमेंट कर दिया तो लोग जाएंगे ही नहीं, जॉब ही और पढ़ने और हेल्थ के लिए ही तो आदमी माइग्रेट करता है। अगर आपने जॉब ही दे दिया, एजुकेशन दे दिया, हेल्थ दे दिया, कोई क्यों जाएगा? सेल्फ सफिशिएंसी आ जाएगी। दैट इज गुड फॉर द एवरीवन। यहाँ पे एक चीज और है, वन नेशन वन इलेक्शन को भी लेके डिसइनफ्रेंचाइज माइग्रेंट वोटर्स को की बात हो रही है कि बीजेपी कह रही है वन नेशन वन इलेक्शन, ऐसे में तो कई वोटर्स का वोट देने का जो उनका नहीं दे पाएंगे, उनको जाने का चांस ही नहीं मिलेगा। 5 साल में एक बार वो छूट जाएगा। ऐसे बीच बीच में जाके वो दे भी देते हैं कि कहीं ना कहीं अगर मिस कर गया एक तो दूसरे पे दे देते हैं, जॉब छुट्टी मिल जाती है। ओके, अब कांग्रेस की बात आती है। कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस कह रही है कि मैं लॉ ही बना दूंगा, जैसे हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट बनाया था वैसे हम माइग्रेंट वर्कर्स के लिए लॉ बना देंगे, उससे उनका लीगल राइट एंड सोशल सिक्योरिटी दोनों मिल जाएगी। दूसरी बात इन्होंने कहा कि अपडेट राशन कार्ड करेंगे और पीडीएस का जो कवरेज है वो बढ़ा के, और हम इसकी जो पीडीएस का ट्रांसपेरेंस वो पोर्टेबिलिटी है वो भी बढ़ा देंगे। और इन्होंने कहा एलोकेशन जो फंड है वो भी बढ़ा देंगे पीडीएस का, और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस का वो भी हम फंड बढ़ा देंगे। इतनी प्रॉमिसेज है। ओके, पीडीएस की पोर्टेबिलिटी कर देंगे, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने गांव में जो चावल और गेहूं या आप जौ बाजरा जो भी जाके लाते थे, चीनी, वो सब आपके गांव जब आप छोड़ते हैं तो दूसरे शहर में जाते हैं वहां पे आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपका नाम ही नहीं है, गांव में ही है। तो ऐसा होगा कि आप जाके एप्लीकेशन देके अगर आप अपने गांव से मुंबई या दिल्ली जा रहे हैं या कलकत्ता जा रहे हैं तो आप वहां पे करवा सकते हैं। तो ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मेंशन है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है कि हम जो मिनिमम वेज जो मनरेगा में है उसको 400 रुपए कर देंगे, और ये काफी क्रूसियल है। ओके, सेम वर्क फॉर द सेम वेज की बात कर रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में, और इससे ये होगा कि जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है कि औरत को कम पैसा दिया जाए उतना ही काम करा के और पुरुष को ज्यादा। आप देखिएगा कि जनरली ऐसा होता है कि अगर लेबर में देखा जाए तो वीमेंस को कम आप देते हैं और जो मेन है उनको ज्यादा दिया जाता है पैसे। ओके, यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो सेल्फ सफिशिएंट नाइट शेल्टर की बात की गई है और हाइजीनिक पब्लिक टॉयलेट है। विमेंस का ये इश्यू है क्योंकि उन्हें रहने के लिए सेफ जगह नहीं है, टॉयलेट नहीं है। आप कभी किसी फीमेल के साथ आप ट्रेवल कीजिए, आप मेल है, उनको इजीली आप कहीं जाके यू कैन डू द टॉयलेट, ओके, यू कैन यूरिन, बट द थिंग इज दैट विद द वीमेन दिस इज द वेरी awkward situation, this is not common। टॉयलेट नहीं हो तो काफी दिक्कत होती है। प्रैक्टिकल चीजें हैं जो डिफिकल्टी है, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रोग्रेसिव जो भी है आउटलुक है, ये अगर करा जाए तो ये काफी अच्छा है। लेकिन दिक्कत यहाँ की कांग्रेस का भी जो
मैनिफेस्टो है उसमें कहीं ना कहीं इनफॉर्मल लेबर को छोड़ दिया गया है, जो उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है उसको नहीं बात की गई है, और जो फोर्स्ड लेबर कंडीशन है वो इग्नोर मार दिया गया है। ये सब चीजें कहीं ना कहीं कॉज ऑफ कॉन्सर्न है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम कवर कर रहे हैं, द सिग्निफिकेंस ऑफ कैरियर एविएशन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आईएनएस विक्रांत की बात हो रही है। आईएनएस विक्रांत जो इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट एंड कंस्ट्रक्टेड एवरीथिंग, ये है आईएनएस विक्रांत। इस पे हम जो एयर ये जेट है वो लेके हम इसको कैरी कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो 30 40 जेट विमान जाएंगे जो समंदर में युद्ध लड़ेंगे, और जो भी समंदर में युद्ध में डोमिनेट करेगा वो ओवरऑल डोमिनेट हो जाएगा। और इसी के लिए हमने देखा है कि मैक्सिमम जो डेवलपिंग कंट्रीज है, यूएस हुआ, फ्रांस हुआ, जापान हुआ, चाइना हुआ, सब इसको डेवलप कर रहे हैं। तो फर्स्ट इंडिजीनियसली एयरक्राफ्ट कैरियर है जो सब कुछ पहले इंडिया के पास था, लेकिन पहले हम खरीदते थे, विक्रमादित्य था, ओके, तो हमने सबको खरीदा था, लेकिन ये हमने देखा कि पहली बार हमने खुद बनाया है, और इसको हमने कमीशन कर दिया 2022 से ही, ओके, फुल्ली इंटीग्रेटेड इनटू द ऑपरेशन। तो अभी ऑपरेशन में है, ये मत सोचेगा कि अभी इसका जो चल रहा है वो एक्सपेरिमेंटल में नहीं है, अब हो चुका है। कब स्टार्ट कर दिया था इसको बनाना? 2005-6 में स्टार्ट किया था। DMR 249 स्टील के नाम से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुई थी, और इसमें जो मेन पार्टी थी, जो मेन ऑर्गेनाइजेशन थी, वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको सेल भी कहते हैं, DRDO एंड इंडियन नेवी ने मिलकर इसको एकम्पलिश किया है, ओके। यहाँ पे देखिएगा कि इसका जो मेन खासियत है, इसका स्पीड जो है, मैक्सिमम स्पीड 28 नॉट तक जा सकता है, और जो डिस्टेंस ये लगातार चल के कवर कर सकता है वो 75,000 नॉटिकल माइल्स है, और एक नॉटिकल माइल्स इक्वल टू 1.8 किलोमीटर। तो कहीं ना कहीं इसको याद रखिएगा कि 1.8 1 नॉटिकल माइल्स जो होती है वो होती है 1.8 किलोमीटर होता है। ये समुंदर पे पानी में जो हम डिस्टेंस नापते हैं वो नॉटिकल माइल से नापते हैं, तो प्लीज रिमेंबर दैट, ओके। अब यहाँ पे देखिएगा कि विक्रांत कैन ऑपरेट एयर विंग ऑफ द 30 एयरक्राफ्ट, मिनिमम है 35-40 तक जा सकता है। मिग 39 और 29 फाइटर जेट है, कमो है, लेकिन आप इसको 30 कीजिएगा, लेकिन 30 से ज़्यादा भी मैक्सिमम है, आप मेंस में लिख सकते हैं, लेकिन अगर 30 हो तो आपको 30 पे ही टिक मारना है। हेलीकॉप्टर है, ये सब के सब यहाँ पे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है जो इंडिया ने ऑलरेडी, जिसका नाम तेजस रखा गया, वो सबकी कैपेसिटी है, हम उसको कैरी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंडिया का एक तरीके से एक अलग क्लास में लाके हमको खड़ा कर दिया। हमने देखा कि विक्रांत हमने खरीदा था 1961 में, आईएनएस विरासत 1987 में खरीदा था 1987, एंड विक्रमादित्य 2013 में खरीदा था। ये सब कैरियर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमने बाहर से लाया था, हमने बनाया नहीं था, और अब हम जो बना रहे हैं वो हमारा खुद का डेवलपमेंट है। नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा कि सेकंड इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जाए, और उसमें जो अपडेटेड टेक्नोलॉजी है उसका यूज किया जाए, ओके। तो हमने अभी इसको अप्रूव भी कर दिया है, 10 साल में हम कोशिश कर रहे हैं कि ये बन के डेवलप हो जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द टूडेज न्यूज। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन करते हैं जो आज के टॉपिक से हमने लिया है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोबेबल टॉपिक है जो यूपीएससी में आ सकता है, 1 by 1 इसको डील करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर फ्यूजियस 5 सेशन। द फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement about the Indian easterly jet is are correct? It is a narrow band of the high altitude wind flowing from the west to east. I think this यहाँ पे ईस्ट टू वेस्ट होना चाहिए था ना, ईस्टर्ली है, ये थोड़ा सा सही कीजिएगा, ईस्ट टू वेस्ट है, ओके। इट इज फाउंड प्राइमरली इनटू द विंटर सेशन, ये गलत हो गया क्योंकि ये तो समर में है। इट प्ले क्रूशियल रोल इन द इंडियन समर मानसून। तो आप देखिएगा कि जो समर होता है, जब ईस्टर्ली शिफ्ट होता है नॉर्थ की तरफ, तभी जाके ये मानसून स्टार्ट होता है। तो ये सही हो गया, 2 गलत हुआ, 1 और 2 इसमें है, 1 and 3, तो यही होगा, क्योंकि 1 अगर ईस्ट टू वेस्ट करें तभी सही होगा, वरना ये भी गलत हो जाएगा। Consider following statement. It enhance India's maritime power projection capabilities. It is major symbol of the Making in India initiative. Third, it strengthens India's position in the Indian Ocean region. How many of the above statement is correct with regard to the significance of INS Vikrant? यहाँ पे T है
फॉर द इंडिया। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे पहला सही है, इट इनहेंस द इंडियाज मैरीटाइम पावर प्रोजेक्शन कैपेबिलिटीज, बढ़ा देगा। इट इज मेजर सिंबल ऑफ मेकिंग इंडिया, हमने खुद इंडिजीनियसली प्रोड्यूस किया, तो मेकिंग इंडिया को भी दिखा रहा है कि हाँ हमने बनाया है, आत्मनिर्भर भारत हम हो गए हैं। इट स्ट्रेंथन्स इंडिया पोजीशन इन इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन क्या किसी भी ओशियन में है तो इंडियन ओशियन तो करेक्ट होगा ही, तो सी करेक्ट हो जाएगा। ऑल थ्री विल बी द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following is the primary objective of the e-Shram portal? Providing employment opportunity in the rural India. Rural India ऐसा तो नहीं है। Creating a national database of unorganized workers. यहाँ पे देखें यही सही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो unorganized workers हैं उनका सोशल सिक्योरिटी नेट बढ़ाया जाए, और 12 डिजिट का हमें नंबर मिलेगा, उसका यूज करके हम सोशल सिक्योरिटी नेट को बढ़ा देंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज हेडक्वार्टर्ड इन कोलोजनी स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क यूएसए, डेवोस स्विट्जरलैंड, पेरिस फ्रांस। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये कोलोजनी स्विट्जरलैंड में है और ये इंटरनेशनल एनजीओ है, तो प्लीज रिमेंबर ऑल दिस थिंग। Which of the following statement is are correct with regard to the national floor level? Regarding the national floor level minimum wage, it is statutory requirement for all state to implement. यहाँ पे देखिएगा कि statutory requirement नहीं है, ये recommendation है सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट। स्टेट बढ़ा घटा के कर सकता है, जनरली वो बढ़ा के करता है क्योंकि उसको वोट लेना है, नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा कि हमने तो इतना दिया था, स्टेट गवर्नमेंट को वोट मत दो, हमें वोट दो क्योंकि हमने ज्यादा किया था, तो वो बढ़ा के ही देते हैं। इट इज रिवाइज पीरियोडिकली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हम देखेंगे कि ये तो सही है कि टाइम टू टाइम इसको करते हैं, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो this will be all from the Furious 5 and yes we have covered most of the relevant news जो आज के न्यूज़पेपर से था, जितने भी रेलिवेंट थे सबको कवर किया है। यहाँ पे हम अपने सेशन को समाप्त करते हैं। आप लोगों का फिर से धन्यवाद ये सेशन ज्वाइन करने के लिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।